हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 क्लास 10th का ज्योग्राफी का, जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। और हम ये पूरा का पूरा चैप्टर एक वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। बच्चों ने बोला सर नोट्स के साथ समझाना, तो मैंने कहा ठीक है यार। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट करें हम चैप्टर शुरू कर देते हैं। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है। ठीक है, जो भी हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और हमारी नीड को सेटिस्फाई करे, उसी को हम रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो एक पेड़ है, पेड़ से आपको सेब मिलते हैं, तो वो आपके लिए रिसोर्स है। पर 3 कंडीशन है रिसोर्स की भी। क्या? कि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तभी हम उसको रिसोर्स कहेंगे। एग्जांपल देता हूँ, मान लो हमारे सोलर सिस्टम से बहुत दूर एक डायमंड का प्लैनेट है। ठीक है, और डायमंड के प्लैनेट पे जाने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हम उसको रिसोर्स नहीं कहेंगे। ठीक है, दूसरा इकोनॉमिकली फिजिबल। एक वक्त के लिए मान लो कि हमारे पास उस डायमंड के प्लैनेट पे जाने के लिए टेक्नोलॉजी भी है, बट वो टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा महंगी है। तो क्या हम उस टेक्नोलॉजी को ख़रीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। तो इसलिए हम उस डायमंड के प्लैनेट को एक रिसोर्स नहीं कह पाएंगे, क्योंकि हमारे पास उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वहाँ तक जाने के लिए पैसे ही नहीं है। तीसरा है कल्चरली एक्सेप्टेबल। इसका मतलब है कि क्या सोसाइटी उसको अलाउ करती है। मेरे कहने का मतलब, मान लो एक मंदिर है, मंदिर के नीचे बहुत सारा सोना है, क्या सोसाइटी अलाउ करेगी कि आप मंदिर तोड़ के सोना निकालो? नहीं करेगी। तो हम उस मंदिर के नीचे सोना जो है उसको हम रिसोर्स नहीं कहेंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया और डेफिनेशन पक्का आती है आपको। अब मैं आपको बता दूं कि इंसान क्या करता है, एक ह्यूमन ही क्या करता है, किसी भी रिसोर्स को एनवायरनमेंट से लेकर उसको यूज़फुल बनाता है। जैसे कि मान लो हमारे एनवायरनमेंट में गन्ना मिलता है, गन्ने को चीनी बनाने में सबसे बड़ा रोल किसका होता है? इंसान का होता है। ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट में मेटल मिलता है, बट उस मेटल से कार बनाने में सबसे बड़ा रोल किसका होता है? इंसान का होता है। तो इंसान ही क्या करता है, एनवायरनमेंट से चीज़ें लेकर उसको यूज़फुल चीज़ों में कन्वर्ट करता है। ठीक है, बाय टेक्नोलॉजी, बाय इंस्टीट्यूशन। तो इसलिए जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के। रिसोर्सेज कितने कितने टाइप के होते हैं। मैं आपको बता दूं कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के हिसाब से रिसोर्सेज को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन का मतलब कि वो रिसोर्सेज हमें कहाँ से मिल रहे हैं। अगर वो रिसोर्सेज किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहे हैं तो वो एक बायोटिक रिसोर्स होगा, और वो अगर किसी एक नॉन लिविंग थिंग से मिल रहा हो तो वो अबायोटिक रिसोर्स होगा। अबायोटिक का एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मेटल और रॉक, वो लिविंग तो नहीं है। ठीक है, तो वो क्या है, एक अबायोटिक रिसोर्स है। और अगर हमें कोई रिसोर्स, जैसे कि मान लो पेड़ जो जिंदा है, सांस वगैरह लेता है, लिविंग है, साथ ही में फ्लोरा एंड फौना, जानवर वगैरह हो गए। ठीक है, फिशरी, लोग फिशेस वगैरह को भी खाते हैं, तो वो क्या है, बायोटिक रिसोर्स है। ओके जी, आई होप ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ध्यान से सुनना, जो रिसोर्सेज अनलिमिटेड क्वांटिटी में हमारे अर्थ पे प्रेजेंट हो, ठीक है, और उसको दोबारा बनने में ज़्यादा टाइम ना लगे, उसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहेंगे। ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमारे अर्थ पे एक लिमिटेड क्वांटिटी में है और उसको दोबारा बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जांपल है आपका फॉसिल फ्यूल हो गया, कोल हो गया, मेटल हो गया, है ना, इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और जो अपना रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गया, उसका एग्जांपल हो गया सोलर एनर्जी, अनलिमिटेड क्वांटिटी में बार बार यूज़ कर सकते हो। विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट। ठीक है, अब जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है वो भी 2 में डिवाइड होती है, एक तो होता है कॉन्टीन्यूस, एक होता है फ्लो। ठीक है, फ्लो में आता है जैसे कि आपकी वाटर एनर्जी हो गई, बहती रहती है बहती रहती है, विंड एनर्जी बहती रहती है बहती रहती है। तो ये हो गया रिन्यूएबल रिसोर्सेज का फ्लो, यानी फ्लो वाला रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और एक होता है कॉन्टीन्यूस, जो बहता नहीं है, जैसे कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, है ना। तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्या है, वो भी एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, कभी ख़त्म नहीं हो सकता। मतलब अगर हम उसको बार बार दोबारा यूज़ भी कर सकते हैं और दोबारा जल्दी से बना भी सकते हैं। जंगलों को बनाना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप पेड़ उगाओगे तो वो जंगल खुद बन जाएगा। तो वो क्या है, एक कॉन्टीन्यूस रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं हमारे रिसाइक्लेबल और एक होते हैं नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल वो होते हैं जिनको आप रिसाइकल कर सकते हो, दोबारा यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मेटल हो गया, आयरन हो गया, इसको आप दोबारा यूज़ कर सकते हो। बट एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको आप दोबारा रिसाइकल नहीं कर सकते, दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि आपका फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम, दोबारा आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के हिसाब से भी रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया गया है, रिसोर्सेज को डिवाइड किया गया है 4 ग्रुप में। ठीक है, एक तो होता है इंडिविजुअल रिसोर्स, ये बड़ा आसान है। अगर कोई रिसोर्स किसी एक पर्टिकुलर बंदे का है तो हम उसको इंडिविजुअल रिसोर्स कहेंगे। जैसे कि मेरा लैपटॉप, मेरा फ़ोन, जिससे मैं वीडियो वगैरह बना रहा हूँ, लैपटॉप वगैरह से वीडियो वगैरह बना रहा हूँ, तो वो क्या है, एक इंडिविजुअल रिसोर्स है। एक होता है कम्युनिटी ओन रिसोर्स, जो किसी कम्युनिटी का है, जैसे आपके सोसाइटी के अंदर जो पार्क है, तो वो क्या है, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज है। क्यों? क्योंकि आपकी जो कम्युनिटी है वही उसे यूज़ कर रही है।
वो कम्युनिटी ओन रिसोर्स हो गया, जो कम्युनिटी के सारे मेंबर्स का हो। एक होता है नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स बड़ा सिंपल है, एक कंट्री के अंदर जितने भी रिसोर्स हैं उसको हम नेशनल रिसोर्स कहेंगे, प्लस हमारे जो वाटर बाउंड्री है, ठीक है, उसके 22.2 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है उसके अंदर आने वाले रिसोर्सेज को भी हम नेशनल रिसोर्स कहेंगे। इसका मतलब समझाता हूँ मैं आपको। पता है ना, हमारे ईस्ट साइड भी पानी है, वेस्ट साइड भी पानी है ना, अरेबियन सी है, और साथ ही में हमारे जो ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है ना। तो अगर मान लो हमारे अरेबियन सी में, मतलब हमारी जो वाटर बाउंड्री है, ठीक है, हमारा जो कोस्टल एरिया है, उससे 22.2 किलोमीटर के अंदर एक शिप आ जाता है या कोई मीटियोराइट वगैरह गिर जाता है, तो वो हमारा कहलाएगा, ठीक है। तो अगर कोई शिप भी आ जाती है, आपने देखा होगा कि इंडियन आर्मी क्या करती है, इंडियन जो नेवी है वो शिप वगैरह पकड़ती है, अगर कोई श्रीलंका का जो शिप वगैरह है वो हमारी टेरिटरी के अंदर आ जाता है, 22.2 किलोमीटर के एरिया के अंदर आ जाता है, तो वो भी हमारा एक नेशनल रिसोर्स ही कहलाएगा, ठीक है। और याद रखना 22.2 किलोमीटर का जो एरिया होता है उसको नॉटिकल माइल्स बोलते हैं। 12 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू 22.2 किलोमीटर का एरिया, ठीक है। अब एक होता है इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल वो रिसोर्स होता है, इंटरनेशनल रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जो किसी भी कंट्री के 200 नॉटिकल माइल्स दूर हो, ठीक है, जिसके आसपास 200 नॉटिकल माइल्स के आसपास कोई भी दूसरी कंट्री ना हो, उसको हम इंटरनेशनल रिसोर्स कहेंगे। जैसे कि अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका 200 नॉटिकल माइल्स आसपास कोई भी कंट्री नहीं है, तो वो क्या एक इंटरनेशनल रिसोर्स है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इंटरनेशनल रिसोर्सेज में अगर हमें उसको यूज़ करना है, उसमें जाना है, तो हम क्या कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो इंटरनेशनल रिसोर्स होते हैं ना, जैसे कि आपने देखा होगा अंटार्कटिक के अंदर भी बहुत सारे साइंटिस्ट वगैरह रिसर्च करते हैं, तो उनको परमिशन कौन देता है, उनको परमिशन देता है यूएन। यूएन एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो इंटरनेशनल रिसोर्सेज को यूज़ करने की परमिशन देता है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ये बड़ा ईजी है, ठीक है। एक होता है पोटेंशियल रिसोर्सेज, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, ये सारे के सारे जो मैं बता रहा हूँ क्लासिफिकेशन ज़रूर आता है, ध्यान से सुनना। एक तो होता है पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो अभी हमारे एक एरिया के अंदर प्रेजेंट है, जो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं, हमारी नीड को सेटिस्फाई करने का पोटेंशियल है उन रिसोर्सेज में, बट अभी उनका यूज़ इतने बड़े लेवल पे नहीं किया जा रहा। जैसे कि राजस्थान में सोलर एनर्जी बहुत बड़े लेवल पे उसका यूज़ किया जा सकता है, बट अभी उनका यूज़ नहीं किया जा रहा। गुजरात में विंड एनर्जी, कोस्ट का एरिया, तो हवा बड़ी तेज़ चलती है, बट अभी उस विंड एनर्जी का यूज़ इतने बड़े लेवल पे नहीं किया जा रहा, ठीक है। तो वो रिसोर्स जो प्रेजेंट है बट उनका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा रहा, उनको कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। एक होते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी क्वांटिटी और क्वालिटी हमें पता होती है और अभी उनका यूज़ भी किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि कोल, हमें पता है, हमने सर्वे वगैरह कर रखा है कि हमारे इंडिया के अंदर कितनी कितनी कोल्स माइंस है और साथ ही में कितनी कितनी क्वालिटी और कितनी कितनी क्वांटिटी में हमारा कोल प्रेजेंट है, तो इसी को कहते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज, ठीक है। और एक होता है स्टॉक। स्टॉक क्या होते हैं, स्टॉक वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और हमें पता है कि वो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं, पर हमारे पास अभी उसको यूज़ करने के लिए अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे कि हमें पता है कि जो वाटर होता है उसको H2O कहते हैं, तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन भी होता है, बट हमारे पास अभी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम वाटर के अंदर से ऑक्सीजन निकाल पाए, तो ये होता है स्टॉक, ठीक है। अब उसका ये एक रिजर्व होता है। अब रिजर्व का मतलब क्या होता है, रिजर्व वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको यूज़ करने के लिए हमारे पास सब कुछ है, टेक्नोलॉजी वगैरह सब है, बट अभी उनका यूज़ नहीं हो रहा, अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ ज़्यादा यूज़ उनका। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो आगे की जनरेशन के लिए बचाया जा रहा है, आगे की जनरेशन के लिए रिजर्व किया जा रहा है, तो इसी को हम कहते हैं रिजर्व, ठीक है। इसका एग्जांपल है फॉरेस्ट। हम बहुत बड़े लेवल पे फॉरेस्ट का यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे फॉरेस्ट का यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे, ताकि आगे की जनरेशन के लिए बचा रहे, तो इसी को कहते हैं हम अपना रिजर्व्स, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ओके, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये समझते हैं कि जो रिसोर्सेज है ना वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है और रिसोर्सेज को यूज़ ही ऐसे करते हैं। जैसे कि ये पिक्चर देखो बंटी की दिख रही है आपको, ये बंटी क्या है, रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहा है, वाटर को बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहा है। तो इन जैसे लोगों की वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कुछ मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। वो मेजर प्रॉब्लम कौन कौन सी है, पहला तो ये है कि जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो सिर्फ कुछ ही लोगों की डिमांड को पूरी कर पा रहे हैं, ऐसे बंटी जैसे लोगों की वजह से, ठीक है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि रिसोर्सेज है ना कुछ ही लोगों के हाथ में है, जिनकी वजह से क्या हो रहा है, जो लोग रिसोर्सेज के को यूज़ कर पा रहे हैं वो तो रिच बनते जा रहे हैं और जो रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पा रहे वो पुअर बनते जा रहे हैं। मतलब जो हमारी वाइडनेस है ना अमीरी और गरीबी की, वो बढ़ती जा रही है। अमीर और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है,
ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये है कि रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूज़ करने की वजह से हमारे एनवायरनमेंट पे भी बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है, ठीक है। इकोलॉजिकल क्राइसिस बढ़ रहे हैं और साथ में ग्लोबल वार्मिंग वगैरह बढ़ रही है और ओजोन लेयर में भी डिप्लीशन हो रहा है। आपने साइंस में वगैरह पढ़ा होगा ओजोन लेयर क्या होता है ना, पता है ना आपको। हमारे अर्थ के चारों ओर एक लेयर है ओजोन लेयर, वो हमें सूरज से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उससे बचाती है। अगर वो अल्ट्रावायलेट रेज हमारे पे डायरेक्ट आ जाए तो हमें स्किन कैंसर हो सकता है, ठीक है। अब इनका उपाय क्या है, मेरे कहने का मतलब इन प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसका एक सॉल्यूशन है, दैट इज सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या कहता है, वो ये कहता है कि हमारा एनवायरनमेंट को हार्म किए बिना डेवलपमेंट होना चाहिए। मतलब डेवलपमेंट तो हो, डेवलपमेंट शुड बी टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, बिना एनवायरनमेंट को हार्म करे डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। और डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए ताकि आगे की जनरेशन के लिए भी रिसोर्स बच पाए, ठीक है। डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। अब ये तो हो गई बात, क्या इंटरनेशनल लेवल पे इसके बारे में कोई बातचीत हुई है कि हमें रिसोर्सेज को बचाना है और ये जो रिसोर्स डिप्लीट हो रहे हैं, एनवायरनमेंट हार्म हो रहा है, इसके लिए क्या कोई बड़ी बैठक हुई है, मीटिंग हुई है? बिल्कुल हुई है। उस मीटिंग का नाम है अर्थ समिट, 1992 में हुई थी, रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील के अंदर है, ठीक है। तो उस मीटिंग के अंदर किस किस इशू पर बात करी गई थी? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट अ ग्लोबल लेवल, इनके बारे में बात करी गई थी, ठीक है। अब जब ये बात करी गई थी तो इसका रिजल्ट क्या निकला? वो रिजल्ट निकला एजेंडा 21। अब ये एजेंडा 21 क्या होता है सर? देखो सिंपल सीधी बात है, उस टाइम 20 सेंचुरी चल रही थी, 1992 में 20 सेंचुरी चल रही थी ना। आई होप आपको पता हो 20 सेंचुरी क्या होता है। 1901 से लेकर 2000 तक के ईयर को हम 20 सेंचुरी कहते हैं। तो ये एजेंडा बनाया गया था 21 के लिए। 21 मेरे कहने का मतलब है, इस बैठक में ये बोला गया था कि हमारा 21 सेंचुरी के लिए क्या एजेंडा रहेगा, क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो उसी को लेकर ये अर्थ समिट हुई थी और ये रिजल्ट निकला था एजेंडा 21। एजेंडा 21 में ये बात बोली गई कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, ठीक है। और साथ ही में एनवायरनमेंट डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज़ वगैरह के बारे में भी बात हुई थी, ठीक है, कि हम कैसे इन चीज़ों को म्यूचुअली यानी साथ में आकर सॉल्व कर सकते हैं, ओके। और एजेंडा 21 में एक और बात बोली गई थी कि हम ये एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन को प्रॉब्लम को तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक जो लोकल लेवल पे गवर्नमेंट है ना वो इसको सॉल्व करने के बारे में ना सोचे। जब छोटे छोटे एरिया अपना एक एजेंडा 21 बनाएंगे ना, ताकि वो अपने एरिया के अंदर से एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन ख़त्म कर सके, तभी जाकर बड़े लेवल पे कुछ होगा, ठीक है। समझ आ गया? तो एजेंडा 21 में ये बात बोली गई कि हर बंदे को अपने अपने लेवल पे कुछ ना कुछ करना है एनवायरनमेंट के लिए, तभी हमारा जो एजेंडा 21 है वो सफल रह पाएगा, ठीक है। अभी मीटिंग जो थी वो किसने कराई थी? वो करवाई थी UNCED ने, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है आपसे, ठीक है। अब अभी हमने देखा कि जी हमें पूरा का पूरा एनवायरनमेंट को सेव करना है, अर्थ समिट में भी ये बात बोली गई, तो इसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो वैसे ही आपका नेक्स्ट टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग। अब रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है? सिंपल सीधी बात है, जैसे आप अपने एग्जाम के लिए प्लानिंग करते हो ना कि मेरे पास ये चीज़ें हैं, मैं ऐसे पढ़ूंगा, तो वैसे ही अगर हम रिसोर्स को ढंग से प्लान करें ना, तो रिसोर्स क्या होंगे? फुल्ली यूटिलाइज होंगे और वो वेस्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है? Resource planning is called the strategy for pre-arrange and caution utilization of resources. It is important for very existence of all the living beings. यानी रिसोर्स प्लानिंग करना क्या होता है? स्ट्रैटेजी बनाना कि हम कैसे रिसोर्सेज को ढंग से यूज़ कर सकते हैं, और ये सबके लिए ज़रूरी है, ऑल लिविंग बीइंग के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो रिसोर्सेज है वो दिन ब दिन ख़त्म होते जा रहे हैं, ठीक है। तो बाद में बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, तो इसीलिए हम पहले ही उसकी प्लानिंग करते हुए चले। तो इसी को कहते हैं रिसोर्स प्लानिंग। क्यों ज़रूरी है रिसोर्स प्लानिंग? ताकि हमारे आने वाली जनरेशन के लिए रिसोर्स बचे रहे और रिसोर्सेज वेस्ट ना हो। सिंपल, ये दो रीज़न है, ठीक है। अब इंडिया के अंदर रिसोर्स प्लानिंग हम कैसे कर रहे हैं? जैसे कि देखो सिंपल सीधी बात है, आप क्या करते हो? मान लो मैं आपको बोलूँ कि आपको एग्जाम के लिए प्लानिंग करनी है, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे? अब देखोगे कि आपके पास कौन कौन से रिसोर्स है। मेरे कहने का मतलब क्या आपके पास सप्लीमेंट्री बुक है, ठीक है, आपके पास कौन सी बुक है, आपके पास सपोर्टिंग मटेरियल है, नोट्स है, यूट्यूब की वीडियोस है मेन पॉइंट स्टडी की। तो ऐसी चीज़ें क्या करोगे? आप आइडेंटिफाई करोगे। आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाई एंड मेकिंग अ लिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज अक्रॉस द कंट्री बाय सर्विंग एंड मैपिंग। तो आप हर जगह मतलब ये देखोगे रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में सबसे पहले कैसे होती है? सबसे पहले ये देखा जाता है कि हमारे किस किस एरिया में कितने कितने रिसोर्स है और कहाँ कहाँ पर वो प्रेजेंट है,
ठीक है, ये किया जाता है, इसी को कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। फिर ये देखा जाता है कि हमारे पास उन रिसोर्स को यूज़ करने की टेक्नोलॉजी है, अगर नहीं है तो उसको डेवलप करना, ये होता है प्लानिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ये दूसरा स्टेप होता है हमारे रिसोर्स प्लानिंग का। तीसरा जो स्टेप होता है वो ये होता है कि हम कैसे उस रिसोर्सेज को पूरे इंडिया के डेवलपमेंट में लगा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब, जैसे कि मान लो हमारा जो रिसोर्स है वो झारखंड के अंदर है प्रेजेंट, तो हम उस झारखंड के एरिया के अंदर जो रिसोर्स प्रेजेंट है उसे कैसे हम पूरे इंडिया के डेवलपमेंट में लगा सकते हैं, इसको कहते हैं मैपिंग। ठीक है, ओके जी। एक और चीज़ है दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि रिसोर्सेज को हम कैसे सेव कर सकते हैं। अब कुछ चीज़ें आप भी बता सकते हो, जैसे कि रिसाइकल करना, ठीक है, वाटर हार्वेस्ट करना, ज़्यादा पोल्यूशन ना करना, ठीक है, और जितना हो सके जो है कि लाइट वगैरह को बंद रखना, अगर अननेसेसरी जल रही है कहीं पर घर पे लाइट ऑन है, तो ये सारी की सारी चीज़ें करके आप रिसोर्सेज को बचा सकते हो। अच्छा, गांधी जी का कहना था कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड। हमारे पास इतना है कि सबकी ज़रूरतें पूरी हो जाए, बट लोगों का लालच पूरी करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि लालच कभी ख़त्म नहीं होता, हमेशा बढ़ता रहता है। ठीक है, और ये जो गांधी जी ने बोला है ना, वो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, चलो जी, अब हम आगे आते हैं। दैट इज़ नेक्स्ट रिसोर्स जो है वो है लैंड रिसोर्स। ठीक है, लैंड रिसोर्स क्या होते हैं, जैसे कि ज़मीन है वही एक लैंड रिसोर्स है, हमारा घर उस पर है, हम उस पर उगा हुआ खाना खाते हैं। ठीक है, फल फ्रूट जो भी होते हैं, फ्रूट वेजिटेबल्स उसी पे उगते हैं। साथ में हम ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए भी लैंड का यूज़ करते हैं। तो यानी लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, बट लैंड की एक दिक्कत है, वो फाइनाइट है। अभी फाइनाइट का मतलब क्या होता है, फाइनाइट का मतलब होता है कि जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर जो टोटल लैंड रिसोर्स है ना वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो ये दिक्कत है लैंड रिसोर्स की। ठीक है, हम ये देख लेते हैं कि लैंड में कौन कौन सी टोपोग्राफी है। अब इसका मतलब ये है कि हमारा कौन कौन सा लैंड कैसा कैसा है। अगर मैं आपको बोलूँ कि हमारे 30% लैंड पे माउंटेन्स है, पहाड़ है। अब वो जो पहाड़ है वो किस लिए यूज़ होते हैं, ऑब्वियसली बात है टूरिज़्म वगैरह और इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए वो पहाड़ जो है वो यूज़फुल है। साथ ही में मैं बता दूं 27% एरिया पे क्या है, प्लेटो है। प्लेटो आपको पता है ना, एक तो होता है पहाड़ जिसकी चोटी होती है, पीक होती है, और एक होता है प्लेटो। प्लेटो की है ना पीक नहीं होती, प्लेटो टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ऊपर से प्लेन होता है वो एरिया। जैसे कि आपने अगर वैष्णो देवी कभी गए होगे तो आपने वो पहाड़ देखा होगा, पहाड़ पे एक तरह से वो प्लेटो पे बना हुआ है वैष्णो देवी जी का मंदिर, तो वो क्या है, अपना प्लेटो है। तो ऐसे ही प्लेटो, मैं आपको बता दूं प्लेटो जो होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसोर्स पाए जाते हैं, जैसे कि अपना झारखंड वगैरह वाली जगह हो गई। ठीक है, ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। और बाकी जो 43% बचा हुआ एरिया है ना, उस पर अपनी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री वगैरह सेटअप है, हम वहाँ पर रहते हैं, हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और इंडस्ट्री वगैरह, तो ये सारा का सारा प्लेन एरिया है। ओके जी, ये आपको क्लियर हो गया। अब हम ये देखते हैं कि हम उस लैंड रिसोर्स को कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, हमारे इंडिया के अंदर ज़्यादातर तो फॉरेस्ट है लैंड पे। ठीक है, और जिस एरिया पे फॉरेस्ट नहीं है और वो एरिया क्या है, नॉट कल्टीवेटेड, मतलब नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। बहुत सारे ऐसा एरिया इंडिया के अंदर जो नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन है, जैसे कि बहुत सारा एरिया ऐसा है जो बैरन एंड वेस्ट लैंड है, यानी उस पर खेती नहीं हो सकती है ना, तो वो हो गया ना नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। और जो बी है वो ये है कि वो किसी नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि बिल्डिंग होगी। अब बिल्डिंग के अंदर आप खेती तो नहीं कर सकते ना, आपने उस पर बिल्डिंग लगा दी, तो वो क्या है, वो एक लैंड है जो नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन है। रोड वगैरह, आपने रोड बना दी कंक्रीट की, ठीक है, तो नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन है। सिंपल सीधी बात, पिक्चर दिखा देता हूँ जिससे और चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये देखो, ये बैरन लैंड हो गया अपना, और ये जो अपना हो गया जो नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब जो तीसरा है दैट इज़ अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। ये फैलो लैंड बताऊंगा, बट याद रखो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, जैसे कि एक होता है पास्चर, परमानेंट पास्चर एंड द ग्रेजिंग लैंड। इसका मतलब क्या होता है, परमानेंट पास्चर लैंड ये होता है पास्चर लैंड। ठीक है, ये देखो जहाँ पर जानवरों को चराया जाता है इसे कहते हैं पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। ठीक है, तो यहाँ पर खेती तो नहीं हो रही, तो ये आपका हो गया परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। दूसरा लिखा है मिसलिनियस ग्रूव्स वगैरह। आपने देखा होगा कि आप रोड से जा रहे हो, रोड के पास में कॉर्नर पे बहुत सारे पेड़ उग जाते हैं, तो वो क्या है, वो अपना लैंड अंडर द मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स आएगा। या आप कोई एरिया देखते हो जहाँ पर खुद ही पेड़ वगैरह उग जाते हैं, तो वो भी आपका लैंड अंडर द मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स आएगा। ठीक है, और एक होता है कल्चरेबल लैंड। ठीक है, ये कल्चरेबल लैंड नहीं है, कल्चरेबल लैंड है, याद रखना, ये कल्चरेबल वेस्ट लैंड है। ये दिख रहा है आपको कि ये स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग एकदम ठीक है, कल्चरेबल वेस्ट लैंड ही कहते हैं। कल्चरेबल वेस्ट लैंड क्या होता है, वो एरिया जो 5 साल से अनकल्टिवेटेड है, मतलब मान लो 5 या 5 से ज़्यादा साल, मतलब आपके घर के पास एक एरिया है तो 6 साल से खाली छूटा हुआ है, उस पर खेती नहीं हो रही, तो वो क्या कहलाएगा, कल्चरेबल वेस्ट लैंड कहलाएगा।
ठीक है जी, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। अब एक होता है फैलो लैंड। फैलो लैंड अब मैंने बोला था ना, अब फैलो लैंड होता क्या है देखो आप। फैलो लैंड दो टाइप के होते हैं, एक तो करंट फैलो लैंड और एक होता है अदर देन करंट फैलो लैंड। बेसिकली फैलो लैंड का मतलब वो एरिया जिस पे खेती नहीं होती। ध्यान से सुनना आप। करंट फैलो लैंड वो एरिया होता है जो विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, मतलब एक एरिया है आपके घर के पास, आप देख रहे हो कि 6 महीने से इस पर खेती नहीं हो रही, 8 महीने से नहीं हो रही, 11 महीने से नहीं हो रही, 9 महीने से नहीं हो रही, तो वो आपका करंट फैलो लैंड कहलाएगा। ठीक है जी। और अगर कोई ऐसा एरिया देखते हो जो 1 से लेकर 5 साल तक खाली छूटा है, मतलब 2 साल हो गए इस पर कुछ नहीं हो रहा, 3 साल हो गए कुछ नहीं हो रहा, 4 साल हो गया कुछ नहीं हो रहा, तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका अदर देन करंट फैलो लैंड कहलाएगा। आई होप ये आपको बहुत ईजिली क्लियर हो गया हो। 1 से लेकर 5 साल तक खाली छूटा हुआ हो जो एरिया, उसको अदर देन करंट फैलो लैंड, और अगर वो 1 साल से कम के लिए खाली छूटा हुआ हो तो उसे करंट फैलो लैंड कहेंगे, और जो 5 साल से ज़्यादा खाली छूटा हुआ हो उसको कल्टिवेबल वेस्ट लैंड कहेंगे। ठीक है। अब ये नेट सोन एरिया सुन लो, ये बड़ा इजी है। अभी तक हमने किसी भी ऐसे एरिया के बारे में बात नहीं करी जिस पे खेती उगती हो, खेती होती हो। तो नेट सोन एरिया वो एरिया होता है जहाँ पर खेती होती हो, साल में कम से कम एक बार खेती होती हो, उसे हम नेट सोन एरिया कहते हैं। ठीक है जी, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। अब जो आपका जो नेट सोन एरिया होता है ना, उसी से रिलेटेड एक है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ये बड़ा ध्यान से सुनना, बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अब ये जो नेट सोन एरिया ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया होता है वो क्या होता है, ध्यान से सुनना। मान लो आपका एक एरिया है, 100 हेक्टेयर की आपके पास ज़मीन है, आपने 100 हेक्टेयर की ज़मीन पे साल में 4 बार खेती करी। ठीक है, 4 बार खेती करी आपने, तो आपने कितना प्रोडक्शन किया, जितना 400 हेक्टेयर की ज़मीन पर होता है ना। तो जो 400 हेक्टेयर ज़मीन है वो आपका ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया हो गया। मेरे कहने का मतलब, एक लैंड मान लो आपके पास 100 हेक्टेयर का है, तो आप उस पर 4 बार खेती करोगे साल के अंदर, तो उसको आप ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहोगे। तो 400 जो हेक्टेयर हो गया वो आपका ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया हो गया, मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है जितनी बार आप खेती करते हो। ओके जी, आई होप ये आपको ये क्लियर हो गया हो। ओके जी, अब हम देखेंगे कि लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया के। आपको पता ही है कि पहले जैसे लैंड यूज़ होता था ना, वैसे आज लैंड यूज़ नहीं होता। पहले जो बैरन लैंड था वो बहुत ज़्यादा था, मतलब बहुत सारे एरिया था ऐसा जिस पे खेती नहीं हो रही थी, बट आज उस लैंड को यूज़ किया जा रहा है। तो ऐसे ही जो लैंड यूज़ पैटर्न है वो इंडिया के अंदर बदला है। बिल्कुल भी चांस नहीं है इसका एग्जाम में आने का, बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है कि इंडिया का जो टोटल लैंड है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और ये जो सर्वे है ना वो सिर्फ 93% एरिया पर किया गया है। ठीक है, अब बाकी 7% पे क्यों नहीं किया गया, क्योंकि वो एक तो POK है, पाकिस्तान के पास जो एरिया है हमारा उस पर हमने सर्वे नहीं किया, चाइना के पास जो एरिया उस पर हमने सर्वे नहीं किया, तो हम सिर्फ 93% जो इंडियन टेरिटरी है उसी पे सर्वे कर पाए हैं। ओके, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो एरिया है ना, मतलब जंगल है जो, वो ऑलमोस्ट 23% है। अब बुक में देख कर बताना क्या है, 23% है। बट जो हमारी एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी थी ना, उसके अकॉर्डिंग ये बोला गया था कि हमारा कम से कम 33% एरिया पर तो फॉरेस्ट रहना ही चाहिए। ठीक है जी, आई होप ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लैंड डिग्रेडेशन। अब लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, बड़ा ध्यान से सुनना। जो लैंड अनफिट हो फॉर कल्टीवेशन उसको कहते हैं हम लैंड डिग्रेडेशन। मतलब एक एरिया है उस पर बंदा खेती कर रहा है, हो ही नहीं रही, कुछ उग ही नहीं रहा, तो वो लैंड डिग्रेड हो गया। ठीक है, तो लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है कि इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच द लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टीवेशन। ठीक है, अब लैंड जो है वो डिग्रेड कैसे हो जाता है, किस किस वजह से लैंड डिग्रेड हो जाता है, अनफिट फॉर कल्टीवेशन कैसे हो जाता है, तो उसके कुछ कॉजेज़ हैं। पहला कॉज तो है माइनिंग। ठीक है, अब माइनिंग क्या है मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे बहुत सारे एरिया हैं, छत्तीसगढ़ वगैरह, मध्य प्रदेश, उड़ीसा वगैरह, झारखंड वगैरह, वहाँ पर है ना बहुत सारी माइनिंग एक्टिविटी होती है। माइनिंग आपको पता है ना, ज़मीन के अंदर से रिसोर्सेज वगैरह निकाले जाते हैं, एक्सकवेशन वर्क होता है वहाँ पर। ठीक है, तो अब होता क्या है, जब माइनिंग से बहुत सारे रिसोर्सेज निकाले जाते हैं ना, तो बहुत सारे जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं ना वो भी निकलते हैं, और वो है ना ज़मीन के ऊपर, हमारे लैंड के ऊपर सेटल हो जाते हैं। तो जो लैंड है वो पूरा का पूरा डिग्रेड हो जाता है, और उस लैंड पे कुछ उगता ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जो ज़मीन के अंदर से निकलते हैं और बिल्कुल सेटल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जो लैंड है वो डिग्रेड हो जाता है। तो माइनिंग की वजह से लैंड डिग्रेड हो जाता है। और क्या कॉजेज़ है, दूसरा कॉजेज़ है हमारा ओवर ग्रेजिंग। जब आप एक जानवर को, मतलब बहुत सारे जानवरों को एक लैंड पर बार बार चरवाते हो ना, ग्रेजिंग करवाते हो, तो उसकी वजह से है ना वो क्या करते हैं, टॉप सॉइल भी उखाड़ लेते हैं। टॉप सॉइल मैं आपको बता दूं कि किसी भी लैंड की जो टॉप सॉइल होती है ना बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। तो जानवर क्या करते हैं, बार बार एक ही एरिया पे ओवर ग्रेजिंग करते हैं, तो वो क्या करते हैं, टॉप सॉइल उखाड़ लेते हैं, जिसकी वजह से वो जो लैंड है वो अनफिट फॉर कल्टीवेशन हो जाता है। तो ओवर ग्रेजिंग भी हमारे लैंड डिग्रेडेशन का बहुत बड़ा कॉज है। तीसरा है वाटर लॉगिंग।
वाटर लॉगिंग का मतलब क्या होता है, आप अपने खेत पे या किसी भी खेत पे बहुत ज़्यादा पानी डाल दो, ओवर इरीगेशन कर दो। इरीगेशन का मतलब पानी डालना होता है, तो ओवर इरीगेशन कर दो जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग हो जाए। ठीक है, वाटर लॉगिंग का मतलब क्या होता है कि पानी बिल्कुल ही, अब मैंने आपको बताया था कि टॉप सॉइल जो होती है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, तो आप बहुत ज़्यादा पानी डालते हो ना तो वो टॉप सॉइल बहकर चली जाती है, तो इसी को कहते हैं वाटर लॉगिंग। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो जाता है। अब जहाँ से वो पानी लेकर चला गया वो टॉप सॉइल, तो वहाँ पर तो जो लैंड है वो क्या रह जाएगा आपका, बिल्कुल ही डिग्रेड हो जाएगा, वहाँ पर अनफिट फॉर कल्टीवेशन हो जाएगा। तो यानी जो वाटर लॉगिंग है वो भी एक बहुत बड़ा कॉज है हमारे लैंड डिग्रेडेशन का। जो लास्ट है, लास्ट तो नहीं, सेकंड लास्ट है, दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन। जो पेड़ वगैरह हम काट रहे हैं ना, तो उसकी वजह से भी माना जाता है कि लैंड डिग्रेड हो रहा है। ठीक है, उस एरिया पे आप फॉरेस्ट वगैरह काट रहे हो तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। और नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट कैसे, आप क्या करते हो, क्या बहुत सारी आपने देखा होगा कि यमुना रिवर जो है ना, हमारी दिल्ली के अंदर यमुना रिवर है, उसके पास जो भी फैक्ट्री है ना, वो सारा का सारा कूड़ा अपना उसी एरिया के अंदर डालती है, नदियों के अंदर डालती है और आसपास के एरिया में डालती है। तो पहले है ना उस एरिया के अंदर खेती होती थी, बट आज नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि वो सारा का सारा जो अपना वेस्ट होते हैं, एफ्लुएंट वगैरह होते हैं, बहुत ही हार्मफुल केमिकल होते हैं, वो ज़मीन पे डाल देते हैं, अब उस पर खेती ही नहीं उगती। ठीक है, तो ये सारे के सारे कॉजेज़ हैं। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? ठीक है, कंजर्वेशन मेजर क्या हो सकते हैं हमारे लैंड डिग्रेडेशन के? पहली बात तो पेड़ लगाओ। ठीक है, दूसरी बात है प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल करो। जैसे कि अगर मान लो आपके आपकी मशीन वगैरह से और आपकी फैक्ट्री वगैरह से बहुत ज़्यादा वेस्ट निकल रहा है, तो उसको ढंग से मैनेज करो, हार्मफुल केमिकल मत डालो। ठीक है, उसको अच्छे से डिस्पोज करो। तो ये कर भी हम लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। रेगुलेट माइनिंग, ये रेगुलेट है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ठीक है, अपना रेगुलेट करके माइनिंग। रेगुलेट माइनिंग का मतलब क्या होता है कि रेगुलेट माइनिंग का मतलब होता है कि आप क्या करो, माइनिंग को बंद तो नहीं कर सकते बट आप कम कर दो, तो इसी को कहते हैं रेगुलेट माइनिंग। ठीक है, कि आप इतना ज़्यादा यूज़ मत करो कि बहुत ही ज़्यादा एफ्लुएंट निकले और ज़मीन के अंदर से, एक्सकवेशन वर्क के अंदर से बहुत ज़्यादा केमिकल निकले और बहुत सारी ज़मीन पे वो आ जाए। कंट्रोल करो कि इस टाइम पर ही आपकी माइनिंग होगी, जिससे जो लैंड डिग्रेडेशन है वो थोड़ा कम हो जाए। दूसरा कि मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड, एक ही एरिया में बार बार मत चरवाओ, अलग अलग एरिया में अपने जानवरों को लेकर जाओ, जिसकी वजह से क्या हो कि हमारा वो लैंड डिग्रेड ना हो, उस पर ओवर ग्रेजिंग ना हो। नेक्स्ट है आपका इरिगेशन मेथड में चेंज करो। ठीक है, मैंने आपको बताया बिल्कुल बहुत सारा पानी मत डाल दो अपने लैंड पे। ड्रिप सिस्टम का यूज़ करो, समझते हो ना, फुवारा वगैरह जो होता है उसका यूज़ करो। इससे क्या होगा कि ज़्यादा जो है वाटर लॉगिंग वगैरह नहीं होगी। और नेक्स्ट है आपका प्लांटेशन ऑफ अ शेल्टर बेल्ट। मतलब ऐसे प्लांट्स उगाओ या ऐसे थ्रॉनी बुशेस। थ्रॉनी बुशेस का मतलब होता है कांटे वाले पेड़। कांटे वाले पेड़ मैं आपको बता दूं कि वो क्या, जैसे कैक्टस। ठीक है, कैक्टस में ना बहुत वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। कांटे वाला जो प्लांट होते हैं ना, उनमें बहुत वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। तो इसी के लिए आप क्या कर सकते हो कि जो अपने थ्रॉनी बुशेस है वो उगा सकते हो। ठीक है, जिससे क्या हो कि लैंड जल्दी डिग्रेड ना हो। ठीक है, उसके आसपास का जो एरिया होता है ना थ्रॉनी बुशेस का, वो लैंड कभी डिग्रेड नहीं होता जल्दी। तो यही है। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है तो बताइए आपको। ओके जी, अब आते हैं हम सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, पता ही है आपको। और ये सॉइल बनती कैसे है, बहुत अलग अलग एक्टिविटी के कारण बनती है। आपको पता है टेम्परेचर में चेंज, रनिंग वाटर के कारण, ग्लेशियर के पिघलने के कारण, पहाड़ों के टूटने की वजह से सॉइल वगैरह बनती है। सारी की सारी चीज़ें हमको पता ही है। ठीक है, अब सॉइल को उनके कलर के, उनके थिकनेस के, उनके टेक्सचर के, उनके एज के, इन सब बेसिस पे सॉइल को डिवाइड किया गया है। ठीक है, कितने उसमें, 6 टाइप में। ठीक है, पहला तो है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल के बारे में आपको एक चीज़ याद रखनी है, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा एलुवियल सॉइल ही हमें देखने के लिए मिलती है, पूरे के पूरे एंटायर नदर्न प्लेन पे, और साथ ही में ये अपने ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे। ठीक है, अब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे ही क्यों पाई जाती है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पे क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि यहाँ पर डेल्टा बनते हैं। ये देखो डेल्टा ये होता है, जब नदी पानी के अंदर गिरती है ना, मतलब पानी जो नदी है वो समुद्र के अंदर गिरती है, तो अपना एरिया थोड़ा सा खोल लेती है और यहाँ देखो ग्रीनरी ग्रीनरी है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमें एलुवियल सॉइल मिलती है जहाँ पर डेल्टा बनते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा बन जाते हैं, यहाँ डेल्टा नहीं बनते। इसी की वजह से हमें यहाँ पर एलुवियल सॉइल देखने के लिए मिलती है। सबसे ज़्यादा हमें एलुवियल सॉइल इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलती है। कुछ एरिया जो है वो गुजरात का और राजस्थान, वेस्ट राजस्थान के एरिया में भी हमें एलुवियल सॉइल देखने के लिए मिलती है। ओके, और ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। और ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, इसी की वजह से ज़्यादातर जो एरिया होता है ना जहाँ पर ये एलुवियल सॉइल पाई जाती है, वो डेंसली पॉपुलेटेड होता है। बहुत सारे लोग हमारे इस एरिया में मिलते हैं हमें।
ठीक है। और मैं आपको ये भी बात बता दूं कि जो हमारी एलुवियल सॉइल होती है उसमें जो पोटैश है, फॉस्फोरिक एसिड है और लाइम है, उनकी जो मात्रा होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रपोर्शन में पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड और साथ ही में लाइम हमें देखने के लिए मिलता है एलुवियल सॉइल में। ओके, और ये जो हमारी एलुवियल सॉइल है उस पर गन्ना, पैडी, वीट और अदर सीरियल क्रॉप्स और जो पल्सेस है वो बहुत अच्छी उगती है। आई होप ये कोई दिक्कत ना आई हो आपको। ठीक है, ओके जी, ये क्लियर हो गया आपको, ये थोड़ा बहुत याद रख सकते हो। अच्छा, एलुवियल सॉइल भी दो टाइप की होती है, एक तो होती है खादर और एक होती है भांगर। ठीक है, जो भंगर होती है वो होती है ओल्ड एलुवियल सॉइल, पुरानी एलुवियल सॉइल जो मतलब पुरानी हो जाती है, और एक होती है हमारी न्यू एलुवियल सॉइल, उसे कहते हैं खादर। एक मार्क्स में क्वेश्चन आता है डायरेक्टली कि न्यू एलुवियल सॉइल कौन सी होती है और ओल्ड एलुवियल सॉइल कौन सी होती है। जब आप ये फीचर्स लिखो ना एलुवियल सॉइल के, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, तो आप ये भी लिख सकते हो कि न्यू एलुवियल सॉइल इज़ ऑल्सो नोन एज खादर एंड द ओल्ड एलुवियल सॉइल इज़ ऑल्सो नोन एज भांगर। ठीक है, अब जो दूसरी एलुवियल सॉइल है वो है अपनी ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल, देखो ब्लैक सॉइल कलर में ब्लैक है, बट इस पर जो सबसे ज़्यादा उगता है ना वो वाइट है। मतलब जो ब्लैक एलुवियल सॉइल, जो ब्लैक सॉइल होती है ना हमारी, उस पर सबसे अच्छा जो उगता है वो होता है कॉटन। ठीक है, और ब्लैक सॉइल को हम रिगुड सॉइल भी बोलते हैं। और ये जो ब्लैक सॉइल है उस वो यहाँ पर, यानी ये वाला जो बसॉल्ट रीजन है ना, महाराष्ट्र, सुरेश, ये वाला इलाका, छत्तीसगढ़ वाला इलाका, यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती है ये ब्लैक सॉइल। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। और मैं आपको एक और बात बता दूँ कि ये जो हमारा ब्लैक सॉइल है ये लावा वगैरह से बने होते हैं। ये आपको पता है ना, लावा वगैरह एक टाइम पर वॉल्केनोस वगैरह की बहुत सारा एक्टिविटी होती थी यहाँ पर, तो पूरा का पूरा ये एक तरह से लावा वगैरह से ही बनी है, आप कह सकते हो। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। और साथ में मैं आपको बता दूं कि इसमें फॉस्फोरिक कंटेंट बहुत कम होता है। ये है ना डेट, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो तो आपको बिल्कुल याद हो ही जाएगी, जैसे कि ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, रिगुड सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, कॉटन इस पर बहुत अच्छा होता है, महाराष्ट्र वाले एरिया में पाई जाती है। और दो तीन चीज़ें हैं ये जो आपका थोड़ा साइंटिफिक हो गया कि फॉस्फोरिक कंटेंट इसमें बहुत कम मिलता है। ठीक है, और गर्मी में है ना इसमें डीप क्रैक आ जाते हैं, देखो डीप क्रैक आ जाते हैं, तो इसको आप याद रख सकते हो। ओके, और एक क्लेई नेचर की होती है, मतलब इसमें थोड़ा पानी डालते हो ना बिल्कुल गलगली, मतलब दलदली जैसी हो जाती है, क्लेई नेचर होता है इसका। ठीक है, वेल नोन फॉर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, वो वाटर को बहुत अच्छे से होल्ड कर पाती है। यानी बिल्कुल आपने देखा होगा काली मिट्टी थोड़ी गलगली सी और दलदली ऐसी होती है, तो यही लिख रखा है इसमें। और साथ ही में इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, साथ में मैग्नीशियम, पोटाश और लाइम बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। और मैं बता ही चुका कि कॉटन इस पर बहुत अच्छा उगता है, और साथ में शुगर केन भी। ओके जी, अब आते हैं रेड एंड येलो सॉइल पे। पहली बात तो हम डायरेक्ट इस पे आते हैं कि यार ये रेड सॉइल और ये जो येलो सॉइल होती है, इनका रेड कलर कब हो जाता है और येलो कलर कब हो जाता है। जैसे कि आप ये देख ही रहे हो, यहाँ पर रेड कलर है, यहाँ पर येलो कलर है, तो इसका रेड कलर कब हो जाता है और येलो कलर कब हो जाता है। देखो सिंपल सीधी बात है, ये जो हमारी रेड एंड येलो सॉइल है ना, इसका रेड कलर कब हो जाता है, जब हमारी मिट्टी के अंदर आयरन और जो क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक है, ये तीन टाइप, ये दोनों रॉक है, क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक, जब आयरन के साथ मिल जाती है तो इसका रेड कलर हो जाता है। बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं करना। क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक जब आयरन के साथ डिफ्यूज जाती है तो ये रेड कलर की हो जाती है, और जब आप इसमें पानी डाल दो, रेड सॉइल के अंदर पानी डाल दो, तो ये अपनी डिहाइड्रेट होने के बाद येलो कलर की हो जाती है। बड़ा सिंपल है ना, कुछ दिक्कत ही नहीं। ठीक है, और ये जो रेड सॉइल होती है हमारी, मतलब रेड एंड येलो सॉइल होती है, वो क्रिस्टलाइन इग्नीशियस रॉक से बनी होती है, और ये उस एरिया पे होती है जहाँ पर लो रेनफॉल, यानी हमारा जो ईस्टर्न और ये जो सदर्न पार्ट है ना डेक्कन प्लेटो का, वहाँ पर मिलती है। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, ये देखो रेड एंड येलो सॉइल, ये हमारे ये अपना वो जो मैंने बताया था डेक्कन प्लेटो के ईस्ट वाले और साथ में साउथ वाले एरिया में पाई जाती है। ठीक है, किससे बनी होती है, क्रिस्टलाइन इग्नीशियस रॉक से साउथ और ईस्टर्न पार्ट में पाई जाती है, और साथ ही में रेड कलर के होता है और अपना इसका येलो कलर के होता है, मैं बता ही चुका हूँ। और ये टी और कॉफ़ी और रबर उगाने के लिए बहुत बेस्ट है। ओके, नेक्स्ट आपका टाइप है दैट इज लेटराइट सॉइल। अभी लेटराइट सॉइल क्या होता है, इस लेटराइट का मतलब होता है ब्रिक, तो ये पत्थर जैसी होती है। ठीक है, ईंट जैसी, जैसे कि आप दिख रहे हो बिल्कुल ईंट जैसी लग रही है ये रॉक, और साथ ही में ये उस एरिया में पाई जाती है जहाँ पर क्या हो, वेट और ड्राई सीजन बार बार आए, मतलब पहले बारिश हो फिर सूखा, फिर बारिश फिर सूखा, ऐसे एरिया पे ये हमें देखने के लिए मिलती है। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया दोनों में देखने के लिए मिलती है। हमारे इंडिया का ऊपर वाला जो एरिया है उसे हम ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल कहते हैं, और नीचे वाला एरिया सब जो होता है उसको ट्रॉपिकल कहते हैं। तो ये देखो ऊपर वाले भी और नीचे वाला एरिया, ये वाला देखो लिखा है ना, तो दोनों एरिया में हमें लेटराइट सॉइल देखने के लिए मिलती है। ठीक है जी, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। और साथ ही में जो लेटराइट सॉइल होती है ना, वो डीप और वेरी डीप होती है, एसिडिक होती है, मतलब आप कह सकते हो, बस ये फैक्ट है, ये आपको याद रखना है कि एसिडिक होती है। ठीक है, और साथ ही में इस हमारी ये लेटराइट सॉइल के एरिया पर
हमें डेसिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं, बट इसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा कम होता है। ह्यूमस पता है ना, जिसकी वजह से एक तरह से फर्टिलिटी होती है सॉइल की, तो वो बहुत कम देखने के लिए मिलती है। अभी अभी मैंने बताया कि इसमें फर्टिलिटी बहुत कम होती है, बट अगर आप अच्छे से सॉइल कंजर्वेशन मेथड टेक्निक यूज़ करो तो आप इस पे अच्छी खासी खेती कर सकते हो। और रेड लैटराइट सॉइल पे तमिलनाडु के अंदर कैशनू नट वगैरह बहुत अच्छा खासा उगता है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है कि जो कैशनू नट है वो कौन सी सॉइल पे अच्छा उगता है, तो आप लिख सकते हो रेड लैटराइट सॉइल। ठीक है, आपको याद रहेगा। और मैं एरिया आपको बता चुका हूँ, कुछ पार्ट जो है वो अपना सदर्न स्टेट है इंडिया के, वेस्टर्न घाट वाला एरिया है जो मैं दिखा चुका, ये अपना वेस्टर्न घाट वाला एरिया थोड़ा सा दिख रहा है ना, तो इस सारे के सारे एरिया में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट है आपकी एरिड सॉइल। नाम से आपको पता चल रहा है सूखी, बंजर। अब बंजर ज़मीन जो है, बंजर मिट्टी, ठीक है, रेतीली मिट्टी कहाँ मिलती है? राजस्थान में। तो ये जो है आप देखोगे मैप के अंदर, तो ये देखो, ये राजस्थान वाले एरिया में जो दिख रहा है ना येलो कलर का, वहाँ पर हमें ये एरिड सॉइल देखने के लिए मिलती है। रेड और ब्राउन कलर में से कुछ भी इसका कलर हो सकता है। साथ ही में उस एरिया में होती है जहाँ पर हाई टेम्परेचर हो और लो रेनफॉल हो, बारिश थोड़ी कम हो, उस एरिया में पाई जाती है। सैंडी सॉइल होती है ये, और साथ ही इसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। आप अगर गुजरात वाले एरिया में जाओगे ना, तो आपने शायद वाइट डेजर्ट का नाम सुना हो। वहाँ पर क्या है, बिल्कुल रेगिस्तान वाला इलाका, बट वहाँ पर है ना वाइट है, वाइट मिट्टी है। ऐसा क्यों? वो वाइट मिट्टी नहीं है, वो सॉल्ट है। ठीक है, तो वेपोरेट हो जाता है तो वाइट वाइट रह जाता है, सिर्फ सॉल्ट रह जाता है। तो इसमें जो सॉल्ट कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, और साथ ही में लैक ऑफ ह्यूमस एंड मॉइस्चर, इसमें नमी नहीं होती, पता ही है रेतीली मिट्टी कैसी होती है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर लोअर हैरिजन में थोड़े कंकड़ वगैरह भी देखने के लिए मिलते हैं, तो आप पानी डालते हो ना, सीधा इन्फिल्ट्रेट हो जाता है नीचे की तरफ। ठीक है, ये याद रखना। मतलब आप अगर राजस्थान में पानी डालोगे ना रेतीली मिट्टी पे, तो बिल्कुल नीचे की तरफ चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि इस मिट्टी पे आपने पानी डाला भी था या नहीं डाला था। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि इस पर खेती नहीं उगती, खेती होती है। ठीक है, जैसे कि हमारे जो वेस्टर्न राजस्थान का कुछ एरिया है ना, उस पर अच्छे से हम इरिगेशन फैसिलिटी का यूज़ करके पानी मतलब फसल वगैरह उगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल नाम से आपको पता चल रहा है, जो सॉइल फॉरेस्ट पे पाई जाती है उसको हम फॉरेस्ट सॉइल कहते हैं। ठीक है जी, हिली एरिया में, माउंटेनियस एरिया में पाई जाती है। ये लोमी होती है, लोमी और सिल्टी। लोमी का मतलब होता है दोमट, दोमट यानी चिकनी मिट्टी जैसी। ठीक है, चिकनी मिट्टी जैसी कह सकते हो। तो जब हम पहाड़ों के नीचे वाला एरिया जो होता है ना, पहाड़ों के नीचे वाले एरिया, उसमें हमें ये जो फॉरेस्ट सॉइल है ये थोड़ी सी चिकनी मिट्टी जैसी मिलती है। बट अगर हम पहाड़ों के ऊपर वाले एरिया में जाए तो हमें कोर्स ग्रेन देखने के लिए मिलते हैं, बड़े बड़े कंकड़ देखने के लिए मिलते हैं मिट्टी में। ठीक है, और मैं आपको एक और बात बता दूं, क्या ना इस फॉरेस्ट सॉइल पे क्या होता है, आपको पता है ये पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ होती है, तो बर्फ़ जब एकदम से नीचे की तरफ गिरती है ना, बिल्कुल ही एक एवलांच सुना होगा आपने, तो है ना, अपने साथ वो मिट्टी भी लेकर, टॉप सॉइल भी लेकर आ जाती है। ठीक है, तो इसमें ड्यूनेडेशन यानी इरोजन, सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है। सॉइल की टॉप लेयर का एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसी को ही सॉइल इरोजन कहते हैं। अभी हम आएंगे इस पर। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब हम देखेंगे सॉइल इरोजन, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ। द ड्यूनेडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड द सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्स एज सॉइल इरोजन। जब जो टॉप सॉइल होती है ना, जो सॉइल का ऊपर वाली एरिया होती है, जब वो वॉश आउट हो जाती है किसी भी एक्टिविटी के कारण, चाहे वो नेचुरल एक्टिविटी हो, ठीक है, जैसे ग्लेशियर का पिघलना, ठीक है, ग्लेशियर का एक जगह से दूसरी जगह नीचे की तरफ गिरना, ये आपने तो किया नहीं, खुद हो गया। ठीक है, और साथ ही में आप खेतों में पानी डाल रहे हो, खेतों में तो पानी आपने डाला है, तो वो क्या है कि एक ह्यूमन एक्टिविटी है। तो नेचुरल एक्टिविटी और ह्यूमन एक्टिविटी के कारण सॉइल इरोजन हो सकता है। ठीक है, कॉजेज़ मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये जो हमने लैंड डिग्रेडेशन के पॉइंट पढ़े थे ना, सारे वही है। ओवर ग्रेजिंग करवाते हो आप, ठीक है, मैंने बताया था जानवर टॉप सॉइल उखाड़ लेते हैं, तो सॉइल क्या हो जाती है, रोड हो जाती है। ठीक है, साथ में डिफॉरेस्टेशन के कारण, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, माइनिंग एक्टिविटी, ठीक है, ग्लेशियर्स वगैरह और ये विंड वगैरह के कारण, नेचुरल फोर्सेस, ये सारे के सारे कॉजेज़ हैं हमारे सॉइल इरोजन के। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया, नदी जब बहती है ना, बहुत तेज़ी से बहती है, तो वो क्या करती है कि एक गुलीज यानी एक एरिया डीप चैनल बनाते हुए चलती है, तो उसको हम गुलीज कहते हैं। ठीक है, देखो, द रनिंग वाटर कट थ्रू द क्लेई सॉइल एंड मेक डीप चैनल्स एज गुलीज। मतलब जब नदी निकलती है ना, तो बहुत ही रफ्तार से निकलती है और अपना रास्ता बनाते हुए चलती है, तो उस एरिया को गुलीज कहते हैं। बड़ा सिंपल था, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, और जो एरिया अनकल्टिवेटेड एरिया हो जाए, अनफिट फॉर कल्टीवेशन हो जाए, उसको हम बैडलैंड भी कहते हैं। और चंबल में उस एरिया को रेवराइन भी बोलते हैं। ठीक है, रेवाइंस भी बोलते हैं, मेरे कहने का, रिवराइन अलग होता है, ये रेवाइंस है। ठीक है, तो जो एरिया अनफिट फॉर कल्टीवेशन होता है उसको हम बैडलैंड कहते हैं, और उस बैडलैंड को चंबल
बेसिन के अंदर, यानी चंबल एक जगह ना, चंबल के डाकू सुना होगा आपने बहुत बार, तो चंबल में उस एरिया को रेवाइंस बोला जाता है। बड़ा सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन क्या है? एक तो ग्लेशियर, विंड की वजह से, वाटर अपना होता है उसकी वजह से, ओवर ग्रेजिंग वगैरह सारे के सारे कॉजेज हैं, ठीक है। और रेवाइन समझ चुके हो। एक शीट इरोजन भी होता है, जब पूरी की पूरी एक एरिया की पूरी टॉप सॉइल एक साथ, ऐसे होता है ना, एक थोड़े से पैच की उड़ गई, नहीं, जब पूरी शीट एक जगह से दूसरी जगह वॉश आउट हो जाती है, टॉप सॉइल एक जगह से दूसरी जगह वॉश आउट हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं शीट इरोजन। और जब विंड की वजह से ऐसा होता है तो हम उसे विंड इरोजन कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अब हम सॉइल कंजर्वेशन को कैसे कम कर सकते हैं, सॉइल इरोजन को कैसे कम कर, ऑब्वियस सी बात है, देखो सॉइल इरोजन को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टॉप सॉइल जो होती है बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, और अगर एक जगह से टॉप सॉइल उड़ के दूसरी जगह चली जाए तो हमारे फार्मर को बड़ा नुकसान होगा, ठीक है। उसको टॉप सॉइल मिलेगी नहीं तो उसका बड़ा नुकसान होगा, पहले वो जितना उगाता था वो उतना नहीं उगा पाएगा। तो इसके लिए कुछ सॉल्यूशन तो हमें ढूंढने पड़ेंगे। तो पहला है इसका काउंटर प्लफिंग। अब एक काउंटर प्लफिंग क्या होता है, यानी सॉइल कंजर्वेशन के कुछ मेथड है। तो काउंटर प्लफिंग देखो आप, ठीक है, जैसे आप पहाड़ के ऊपर कर रहे हो तो आप ऐसे गोल गोल एरिया बना दो, ठीक है। अब क्या होगा, पहाड़ से डायरेक्ट पानी ऐसे नीचे नहीं गिर पाएगा, ऐसे डायरेक्ट पानी नीचे नहीं गिर पाएगा, वो गोल गोल घूमेगा, और गोल गोल घूम के नीचे जाएगा, तो क्या पता नीचे जाने से पहले ही जो आपकी मिट्टी है वो उसको सोख ले, ठीक है। तो ये है काउंटर प्लफिंग, इसकी वजह से आप सॉइल को इरोड होने से बचा सकते हो। ओके, दूसरा है टेरेस कल्टीवेशन। टेरेस कल्टीवेशन यानी देखो, जब आप पहाड़ के ऊपर खेती करते हो ना, तो आप पानी डालते हो तो टॉप सॉइल सीधा उखड़ के नीचे चली जाती है, ठीक, पानी से सीधा नीचे चली जाती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, टेरेस कल्टीवेशन, या आप सीढ़ी बना दो। जैसे कि आपने देखा होगा असम वगैरह में ये सीढ़ी वाली होती है, सीढ़ीदार खेती होती है, ठीक है। अब देखो आपने यहाँ से पानी डाला तो वो यहाँ पर आके यहाँ रुका थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा पानी यहाँ सोख लिया, फिर नीचे उतरा, फिर यहाँ सोख लिया, फिर नीचे, फिर ऐसे आके नीचे तक आते आते क्या पता वो पानी पूरा का पूरा सूख जाए, ठीक है, मिट्टी उसको ऑब्जर्व कर ले। बट मान लो अगर ये ढलान होती, डायरेक्ट होता, ऐसा ना होता, सीढ़ियाँ ना होती, डायरेक्ट पानी नीचे की तरफ चला जाता, ठीक है। और एक दूसरा भी तरीका है जिसको हम कहते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब होता है कि जैसे आपने खेती करी तो खेती के बीच बीच में ना आप है ना घास का एक बना दो, एक स्ट्रैप्स बना दो, स्ट्रिप्स बना दो, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, सॉइल इरोड नहीं होगी, हवा जो है वो पूरी तरीके से बहते हुए नहीं जाएगी, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम बचा सकते हैं सॉइल इरोड होने से, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। डेफिनेशन इसकी पढ़ लेते हैं कि व्हेन अ लार्ज फील्ड इज डिवाइड इनटू द स्ट्रिप्स एंड स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप, मतलब ग्रास की स्ट्रिप्स, जैसे कि मैंने बताया, इस पूरे के पूरे एरिया के अंदर, खेती यानी कल्टीवेशन के एरिया के अंदर उगाई जाती है, तो इसी को हम स्ट्रिप क्रॉपिंग या स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। और ब्रेक कर देते हैं, विंड का फोर्स है ना ब्रेक कर देती है, यानी जो बीच वाला एरिया है ना, विंड का फोर्स ब्रेक कर देती है। तो इससे ना, जैसे कि मान लो विंड यहाँ से आ रही है तो डायरेक्ट उठा के आगे नहीं ले जा पाएगी, यहीं पर रुक जाएगी, ओके। और नेक्स्ट, और जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट यानी कि अपने जो लैंड है उसके आसपास क्या करो आप, पूरा का पूरा एक पेड़ों का शेल्टर लगा दो। अब क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ से जो हमारी विंड है वो उड़ती भी आई, ठीक है, अब वो यहाँ नहीं जा पाएगी, दूसरे वाले खेत में नहीं जा पाएगी, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ लगा दी, तो यहाँ पर सारी की सारी जो सॉइल है वो इकट्ठी हो जाएगी और उसको आप बाद में दोबारा से लेकर भी आ सकते हो, ठीक है। तो ये है नेक्स्ट जो आपका मेथड था, सॉइल कंजर्वेशन मेथड, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो तो एफॉरेस्टेशन है, पेड़ लगाकर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अब अगर आप एक एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहते हो ना, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, वहाँ मैंने अलग अलग 5 पार्ट बनाए हैं। ऑल्दो अगर आपका चैप्टर कल परसों, मतलब एग्ज़ाम जो है वो कल परसों नहीं है, तो आप वो वीडियो देख कर आ सकते हो। बट अगर आपका कल परसों है तो ये वीडियो पूरी की पूरी है, एक भी चीज़ मैंने इसमें ऐसी नहीं है जो छुड़वा दी है, एक एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन दिया है आपको, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना यार। मैंने देखा है बच्चों को वीडियो अच्छी लगती है बट वो वीडियो को शेयर नहीं करते। शेयर क्यों नहीं करते यार, शेयर ज़रूर करा करो, दूसरे के पास भी पहुँचाया करो, क्योंकि जब आप शेयर करते हो तो मेरे को भी लगता है कि हाँ यार लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक मोटिवेशन आती है कि हाँ यार बच्चों के लिए और अच्छा करना है। जब वो मेरे लिए शेयर कर रहे हैं तो मेरे को उनके लिए भी कुछ अच्छा करना है, ठीक है। तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर करा करो और चैनल को सब्सक्राइब करा करो। बच्चे नोट्स वगैरह मांगते हैं, नोट्स मिलते हैं, उनको एक्सप्लेनेशन मिलता है, सब कुछ मिलता है। मैं ट्राई करता हूँ सब कुछ करूँ, बट बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब क्यों नहीं करते यार, क्योंकि एक टॉपिक की या एक चैप्टर की बात नहीं है, मैं सारे के सारे चैप्टर अपलोड कर रहा हूँ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करा करो और बाकी को भी बोले करो। बट थैंक यू सो मच यार, आपकी सपोर्ट की वजह से हम 30,000 की फैमिली जो है क्रॉस कर लेंगे इस मंथ, तो कंफर्म कर लेंगे। और एक और बात यार, मैंने एक न्यू चैनल बनाया, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा, उस पर 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं,
ठीक है, बट एक्चुअल में उसमें 1400 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। ऑल्दो मैंने उस पर एक भी वीडियो नहीं डाली अभी तक। बच्चे उसको क्यों सब्सक्राइब कर रहे हैं मैं ये भी बता दूं, क्योंकि वहाँ पर मैं अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ, साथ में ये बताने वाला हूँ कि मैंने यूट्यूब से कैसे अर्न किया और आप यूट्यूब से कैसे अर्न कर सकते हो। मेन इंपॉर्टेंट बात यही बताने वाला हूँ, क्योंकि बच्चों को पैसे से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, वो ना इसी के लिए मैंने वो चैनल बनाया है। तो उस चैनल को सब्सक्राइब करने ना और नोटिफिकेशन बेल दबा देना, इस चैनल की भी और उस चैनल की भी, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। नोट्स वगैरह के लिए आप सीधा टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा और वेबसाइट बना दी होगी तो उसका भी लिंक दे रखा होगा, बट अभी तो जीपी लिंक दे रखा होगा। जीपी लिंक से नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं उसकी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी होगी। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पे चाहो तो आप फॉलो कर सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।